नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। नीतीश सरकार में अपराधियों की बहार, जिसके खिलाफ वारंट वो बना लॉ मिनिस्टर। कार्तिकेय सिंह को जब करना था सरेंडर, तब ली मंत्री पद की शपथ। रेवड़ी कल्चर को लेकर सियासत आर पार। रेवड़ी कल्चर क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने पक्ष विपक्ष से मांगे सुझाव। अब सोमवार को होगी अगली सुनवाई। रोहिंग्या मुसलमानों को फ्लैट देने के निर्णय पर हुआ बवाल, पर फ्लैट नहीं डिटेंशन सेंटर्स में ही रखे जाएंगे रोहिंग्या मुसलमान, गृह मंत्रालय ने किया साफ। बंगाल में भ्रष्टाचार और गाय तस्करी मामले में एक्शन में ईडी के अधिकारियों की 10 टीमों का हुआ गठन। ममता बनर्जी की बड़ी टेंशन। भारतीय फुटबॉल पर मुसीबतों का टूटा पहाड़, फीफा ने एआईएफएफ पर लगाया बैन। प्रफुल्ल पटेल पर लोगों का फूटा गुस्सा। आज की सबसे पहली खबर बिहार में नीतीश सरकार और अपराधियों की भरमार से जुड़ी। बिहार में नीतीश तेजस्वी की कैबिनेट का विस्तार 16 अगस्त को हुआ, जिसमें 31 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। पर हैरानी की बात यह है कि एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक 23 मंत्रियों पर केस दर्ज है। मतलब बिहार की इस नई नवेली सरकार में अपराधियों की बहार है। और तो और बिहार में कानून मंत्री उन्हें बनाया गया है जो खुद अपहरण के आरोपी है। उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट भी जारी किया गया था, लेकिन उन्होंने कोर्ट में सरेंडर तो नहीं किया, पर नेताजी ने उसी दिन शपथ ले ली। ये बिहार में कैसी सरकार चल रही है? 72% बताया जा रहा अपराधी है मंत्रिमंडल में। देखिए, 72% जिसमें अपराधी हों, जिनके ऊपर आपराधिक मामले चल रहे हों, मतलब नीतीश कुमार को छोड़ दें तो कुल मिलाकर के 32 की संख्या में उनके मंत्रियों की संख्या है। 32 में से 23 के ऊपर आपराधिक केसेस हैं। इन 23 अपराधियों में से जो 17 हैं उनके ऊपर गंभीर आपराधिक मामले हैं। गंभीर आपराधिक मामले क्या हुए? लूट, डकैती, किडनैपिंग, मर्डर, इस तरह की कोई छोटे मोटे आरोप के तहत ये अंदर नहीं गए हुए हैं। और सुशासन बाबू ने कमाल कर दिया, ऐसे शख्स को कानून मंत्री बना दिया जो कानून की निगाहों में एक भगोड़ा है। लेकिन इसमें मामला बहुत ही पेचीदा लग रहा है। न सिर्फ सरकार के गठन के ऊपर सवाल है, बल्कि जिस तरीके से वहाँ पे कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। 2 दिन पहले आपको एक लोअर कोर्ट से आप फरमान जारी करवा लेते हो, हाई कोर्ट ने मना कर रखा है, कोई बेल नहीं मिलेगा, आप गिरफ्तार हुए नहीं, आपको सरेंडर करना था, तो हाई कोर्ट के आदेश को एक लोअर कोर्ट का फरमान उसको निरस्त कर देगा, तो बहुत बड़ी चिंता का विषय है। लेकिन क्या कीजिएगा, आप नीम के पेड़ पे सब्जियां उगाएंगे तो वो तो तीखा होगा ही, तीता होगा ही। और बचा कुचा जो कसर जो था वो लालू यादव ने पूरा कर दिया। आज वो नजर आए, मीडिया ने पूछा कि भाई एक दागी है, कह दिया गया कोई दागी नहीं है। ये तो ठीक है, तो होता रहता है, राजनीति में सब कुछ चलता रहता है। और जो शख्स कानून मंत्री बना है सुशासन बाबू का, वो तो महाबाहुबली माफिया बड़े गुंडे का एक राइट हैंड है। मास्टर बाबू के नाम से उसका आतंक मोकामा, बढ़िया, बाढ़ जैसे इलाके में बच्चे बच्चे को मालूम है। नीतीश कुमार ने बिहार की जनता के साथ सुशासन का वादा करके बहुत बड़ा धोखा किया है।
जी, आज की दूसरी खबर रेवड़ी कल्चर पर। रेवड़ी कल्चर पर चल रही राजनीतिक बहस के बीच आज सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि राजनीतिक दलों को अपने मतदाताओं से वादा करने से नहीं रोका जाना चाहिए, पर सवाल इस बात का है कि सरकारी धन का किस तरह से इस्तेमाल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने आज सवाल पूछा कि क्या मुफ्त बिजली, पानी और स्वास्थ्य सुविधाओं को माना जाए मुफ्तखोरी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सभी से सुझाव देने को भी कहा है, जिस पर अब अगली सुनवाई सोमवार को होनी है। सुप्रीम कोर्ट रेवड़ी कल्चर को लेकर काफी ज्यादा सख्त है। अरविंद केजरीवाल की कितनी ज्यादा टेंशन बढ़ रही है। अरविंद केजरीवाल खुद पड़े सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और उन्होंने कहा कि माय लॉर्ड, ये तो वेलफेयर स्टेट का काम है। उन्होंने जो तर्क दिया, जज साहब ने कहा कि बाकी सारे जो इसमें स्टेक होल्डर हैं, एक कमेटी बनाई जाएगी। उस कमेटी में फिनेंस कमीशन के लोग, आरबीआई के लोग, नीति आयोग के लोग, अलग अलग स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव, सेक्रेटरीज, सेंट्रल गवर्नमेंट के सेक्रेटरीज, और ये तय किया जाएगा कि फ्री भी क्या है और वेलफेयर स्कीम्स क्या है। जहाँ तक कॉमन सेंस की बात है, जो केजरीवाल के लिए बिल्कुल ही बहुत मुश्किलों भरा फैसला होने जा रहा है, वो ये कि कोर्ट को ये डिफाइन करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वेलफेयर स्कीम उनके लिए, सब्सिडीज उनके लिए, आर्थिक मदद उनके लिए, छूट उनके लिए जो गरीब हैं। मतलब ये सारी योजनाएं, चाहे वो बिजली का हो, पानी का हो, एजुकेशन का हो, हेल्थ का हो, सारी चीज़ों के लिए वेलफेयर स्टेट उनको मदद कर सकता है जो उसकी ज़रूरतमंद लोग हैं। मतलब गरीब, मतलब असहाय लोग जिनके पास पैसे नहीं हैं, सरकार उनकी मदद के लिए खड़ी हो तो वो वेलफेयर कहलाता है। अब वोट के चक्कर में बड़े बड़े धनाढ्यों को, टैक्स पेयर्स को आप ब्लैंकेट छूट जवाब देते हैं कि बिजली छूट, पानी छूट, एजुकेशन छूट, हेल्थ पूरी तरीके से छूट, तो वो मुफ्तखोरी कहलाता है। ये डिफिनेशन आते ही केजरीवाल की सारी हेकड़ी, सारा झूठ, उसकी सारी पोल पट्टी और राजनीति खत्म हो जाएगी। आज की तीसरी खबर रोहिंग्या मुसलमानों से जुड़ी हुई। रोहिंग्या शरणार्थियों को बसाने पर केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी के बयान ने हलचल पैदा कर दी है। इस पर अब गृह मंत्रालय की सफाई सामने आई है। मंत्रालय ने साफ किया है कि रोहिंग्या शरणार्थी डिटेंशन सेंटर में ही रहेंगे। इससे पहले हरदीप पुरी के बयान ने हलचल पैदा कर दी थी। आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा था कि बीजेपी रोहिंग्या मुसलमानों को बसाना चाहती है। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर हमला बोला और कहा कि केजरीवाल का हाथ घुसपैठियों के साथ, उन्हें दिल्ली के लोगों की बिल्कुल भी चिंता नहीं है। एमएचए की ट्वीट से ये पूरा साफ हो गया है कि मसला क्या है, पर आम आदमी पार्टी क्यों बीजेपी को बदनाम कर रही है। देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि हिंदुस्तान की राजनीति का नटवर लाल है केजरीवाल। वो हर 5 सेंटेंस में 3 बातें झूठ बोलता है और इसमें भी उसकी झूठ की कलई खुल गई। दरअसल हरदीप पुरी ने जो ट्वीट किया था वो एक दिल्ली सरकार के बैठक और उसके द्वारा जो सजेशंस भेजे गए थे उसके ऊपर उनका वो ट्वीट था। ये नहीं भूलना चाहिए कि पार्लियामेंट के अंदर हिंदुस्तान के गृह मंत्री अमित शाह ने कई बार इस बात को कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश अपनी जगह पे, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन के निर्देश अपनी जगह पे, लेकिन हिंदुस्तान की सरकार रोहिंग्यास को हिंदुस्तान के सरहद के अंदर कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। ये बॉटम लाइन है। लेकिन केजरीवाल को मौका मिल गया और केजरीवाल ने ये सोचा कि इस पे राजनीति करते हैं और उन्होंने कह दिया कि यहाँ पे जो है उनके लिए घर बनाया जा रहा है। फौरन जैसे ये खबर फैली, गृह मंत्रालय का 3 ट्वीट आया और उस 3 ट्वीट में जो आखिरी सेंटेंस है तीसरे ट्वीट का, वो केजरीवाल को बहुत महंगा पड़ने वाला है। क्योंकि गृह मंत्रालय ने अब कहा है कि ये जो रोहिंग्या जहाँ जहाँ रह रहे हैं उसे आप डिटेंशन कैंप डिक्लेयर करें। कानून क्या कहता है? कानून ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति बिना वीज़ा के, बिना ऑथराइज्ड परमिशन के
हिंदुस्तान के अंदर पाया जाता है उसको इलीगल फॉरेन एलिमेंट कहा माना जाता है। उसको कहाँ रखा जाएगा? उसको जेल नहीं रखा जा सकता, ये इंटरनेशनल कानून है। आप कहाँ रखेंगे? तो उनके लिए आप स्पेशल जगह बनाएंगे, आप डिटेंशन कैंप बनाएंगे। केजरीवाल से एक सीधा सीधा सवाल, दिल्ली में कितने रोहिंग्या मुसलमान, बांग्लादेशी मुसलमान को आपने बसाया? लाखों की संख्या में। यह आदमी झूठ पे झूठ बोलता जाता है मीडिया के सामने। क्या किसी टेलीविजन चैनल के पास इतनी हिम्मत नहीं कि दिल्ली में कैमरा घुमाए और उठा के लेके चला जाए, चाहे वो सीमापुरी हो, चाहे नॉर्थ वेस्ट का कहीं का इलाका हो? दिल्ली में कम से कम ऐसे 100 इलाके हैं जहां रोहिंग्या मुसलमान और बांग्लादेशी मुसलमान को केजरीवाल ने बसाया है। क्या आपने उसे डिटेंशन कैंप डिक्लेयर किया? नहीं किया। और जो सबसे बड़ी बात इस पूरी खबर की कि मीटिंग करके केजरीवाल ने केंद्र सरकार से गुजारिश की थी, हरदीप पुरी से गुजारिश की थी कि रोहिंग्या मुसलमानों के लिए घर बना के दिया जाए, उनके सिर पे छत नहीं है। और आज ये गंदी राजनीति इसलिए कर रहा है क्योंकि कोर्ट से इसे मुफ्तखोरी के मामले में लताड़ पड़ रही है। जी, आज की चौथी खबर पश्चिम बंगाल में ईडी के बड़े एक्शन से जुड़ी। बंगाल में एक के बाद एक घोटाले सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर ईडी एक्शन में है। पश्चिम बंगाल में गाय तस्करी, कोयला घोटाला और शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच में ईडी ने तेजी लाने का निर्णय लिया है। इसके लिए ईडी के अधिकारियों की 10 टीमों का गठन किया जा रहा है। इस टीम में दिल्ली और पड़ोसी राज्यों से लाए गए अधिकारी शामिल होंगे। ईडी अधिकारियों ने राज्य में चल रहे मामलों को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक भी की है। ईडी का इतना बड़ा एक्शन भ्रष्टाचार के खिलाफ ममता की टेंशन तो बढ़ जाएगी। प्रधानमंत्री ने क्या कहा था कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बहुत बड़ी लड़ाई की शुरुआत करने जा रहे हैं और जनता से उन्होंने समर्थन की मांग की थी। एक दिन बीता नहीं, 10 टीम रवाना हो रही है। कहां? बंगाल। दहशत मचा हुआ है बंगाल में टीएमसी नेताओं के बीच। क्यों? क्योंकि जो बातें इलेक्शन के दौरान उठाई जाती थी, देश की जनता को कुछ कुछ पता चला, देश की जनता वैसे भुला दी। लेकिन बंगाल के लोग जानते हैं कि टीएमसी का सिंडिकेट किस तरीके से ऑपरेट करता है। चाहे कोयला घोटाला हो, चाहे वो शिक्षक भर्ती घोटाला हो, चाहे वो गौ तस्करी का मसला हो, और पता नहीं कितने कितने और भी घोटाले अभी दबे हुए हैं और कितने नोटों के पहाड़ वहाँ पे दबे हुए हैं। ये सब ईडी खंगालने वाली है और इसलिए कई सारे टीएमसी के लीडर्स को ये लग रहा है कि उनके घर कहीं ईडी दस्तखत न कर दे। अब एक भाषण जो लेटेस्ट आया ममता बनर्जी का, ममता बनर्जी ये कहती हुई पाई गई हैं कि ईडी हमारे घर आ जाएगी तो मैं क्या करूँगी, मैं तो अकेली लड़ लूँगी, लेकिन इसमें जनता का साथ चाहिए। तो आपके सामने 2 किस्म के लीडर हैं। एक भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए जनता का समर्थन मांग रहे हैं, एक ममता बनर्जी है जो ये कह रही है कि भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए वो जनता का समर्थन चाह रही है। जी, आज की आखिरी खबर, खेलों में भी जारी राजनीति से जुड़ी हुई। भारतीय फुटबॉल अपने सबसे बुरे दौर में पहुंच चुका है। फुटबॉल संघ में राजनीति, नियमों में अनदेखी और पूर्व अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल की जिद ने भारतीय फुटबॉल पर एक काला दाग लगा दिया। दरअसल फीफा ने थर्ड पार्टी के अनुचित प्रभाव का हवाला देते हुए भारतीय फुटबॉल संघ को सस्पेंड कर दिया है। इतना ही नहीं, फीफा ने अक्टूबर में भारत में होने वाले अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी भी छीन ली है। हालांकि ये प्रतिबंध अचानक से नहीं लगा है, बल्कि इसकी शुरुआत दिसंबर 2022 से शुरू हो गई थी। क्या खेलों में भी इस तरह की राजनीति होती है? देखिए, यही तो 70-75 साल से होता आया है। ये सब जितने अष्ट भ्रष्ट किस्म के जो नेता हैं, वो खेलों के संस्थानों के ऊपर कब्जा बना करके बैठे हुए हैं। भाई, प्रफुल्ल पटेल कौन है? कभी इसने फुटबॉल ग्राउंड में, मुझे तो यकीन है कि फुटबॉल ग्राउंड का एक चक्कर ये लेंगे फिर ये सीधे सीधे खड़े नहीं हो पाएंगे। लेकिन फीफा के कोई बता रहा है 15 साल से वो अध्यक्ष बने हुए हैं। क्यों भाई? शरद पवार क्रिकेट के अध्यक्ष बने हुए हैं, कोई और नेता, वो हर पार्टी के लीडर्स। भाई, खेल का काम है, खिलाड़ियों को छोड़ो।
और इस नेतागिरी के चक्कर में, ईगो के चक्कर में क्या हुआ है समझिए। बहुत ही घिनौना ये कह सकते हैं कि ये वाकया है। फीफा ने एक इंटरनेशनल रूल बनाया कि भाई जो अलग अलग कंट्रीज़ के जो ऑर्गेनाइजेशंस होंगे वो डेमोक्रेटिकली अपना काम करेंगे। जो प्रेसिडेंट होगा वो 3 साल के लिए रहेगा, फिर बदला होगा, इलेक्शंस होंगे, सब कुछ होगा। पूरी दुनिया में ट्रांसपेरेंसी, भ्रष्टाचार को खत्म करने की मुहिम चल रही है, उसी के तहत सब कुछ हुआ। लेकिन ये तो कुंडली मार के बैठे हुए सब नेता हिंदुस्तान में, बूढ़े बूढ़े लोग, कोई बैडमिंटन एसोसिएशन का चीफ बना हुआ है तो कोई कबड्डी का बना हुआ, सब नेता बनेंगे, खिलाड़ियों को कोई जगह नहीं मिलेगी। तो हुआ ये कि कुछ खिलाड़ी चले गए सुप्रीम कोर्ट। एक तो उधर चल ही रहा था मसला कि भाई आप इलेक्शन करो, ये करो, वो करो, अपने संस्थान को जो है आप रीस्ट्रक्चर करो। तो इसके बाद होता यह है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो प्रफुल्ल पटेल फीफा को खुद चिट्ठी लिखते हैं कि यहां पे मसला जो है अलग है, यहां पे थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो थर्ड पार्टी है और ये फीफा के कानून के खिलाफ है। इस तरह से आपने थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस की वजह से आपने कई सारे देशों को बैन किया, हिंदुस्तान पे भी बैन लगा दो। ये है शरद पवार के राइट हैंड। ये देखिए इस देश में किस तरह से लोग राजनीति करते हैं कि भाई मैं अध्यक्ष नहीं रहूंगा तो कोई नहीं, जाओ हम देश को ही फीफा से बाहर करवा देते हैं। इस वजह से, उस चिट्ठी की वजह से ऑलमोस्ट ही वाज सजेस्टिंग, रिक्वेस्टिंग कि भाई हिंदुस्तान को बैन कर दो, और वही हो गया। तो आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी। सुप्रीम कोर्ट में एसजी शुरुआत में ही खड़े हुए, उन्होंने जज साहब से कहा कि आई एम रिप्रेजेंटिंग हिंदुस्तान की अस्मिता को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं और केंद्र सरकार को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, हमें कुछ वक्त दीजिए। सरकार, जो केंद्र सरकार है, वो फीफा से बातचीत कर रही है। ये पाप करेंगे, ये गंद फैलाएंगे और सरकार जो उसकी सफाई में जुटी हुई है, उम्मीद ये की जानी चाहिए सरकार फीफा से बातचीत कर रही है। अंडर 17 गर्ल्स वर्ल्ड कप उसका हिंदुस्तान मेजबानी करने वाला है अक्टूबर में, वो बिल्कुल ही कैंसिल हो जाएगा। तो कई तरीके से बातचीत की जा रही है और सरकार ने आश्वासन दिया है कि बातचीत हमारी बहुत ही फाइनल स्टेज पे है, कुछ ब्रेक थ्रू मिलेगा तो खुशखबरी 5-6 दिन में आ जाएगी कि ये बैन हटता है और हिंदुस्तान में वर्ल्ड कप जो है वो आयोजन हम लोग कर पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई इसमें ज़रा प्रोएक्टिव होकर के इसको काम कीजिए। हम दुनिया भर में ढिंढोरा पीटते रहते हैं कि हम आगे बढ़ने वाले मुल्कों में से हैं, हम देश को कहीं और लेकर के जाना चाहते हैं, और कुछ विभीषण और कुछ मीर जाफर हिंदुस्तान के अंदर मौजूद हैं जो हिंदुस्तान को पीछे घसीटने में लगे हुए हैं। ये शरद पवार के राइट हैंड हैं प्रफुल्ल पटेल जी। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए, धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए बस इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।